हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तंत्रिका तंत्र पार्ट 3 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, लास्ट में अगर आपको याद होगा बच्चों, लास्ट में हम लोगों ने किसकी बात की थी? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी साइनैप्स की। बिल्कुल सही भाई, हमने यही कहा था कि दो न्यूरॉन्स के मध्य जंक्शन को हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के मध्य जंक्शन को क्या कहा जाता है? साइनैप्स, है ना भाई। और हमने क्या देखा था बच्चों? हमने ये देखा था कि एक न्यूरॉन के मध्य तो तंत्रिका आवेग का प्रसारण आयंस के द्वारा हो रहा था, यानी विद्युत या इलेक्ट्रिकल। अब हम बात करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के मध्य तंत्रिका आवेग का प्रसारण कैसे होगा। अब यहां पर बच्चों ध्यान देंगे, हां यहां पर क्या बात करेंगे हम लोग? ये जो हम साइनैप्स पढ़ेंगे ना बच्चों, ये साइनैप्स जो है वो दो प्रकार के होंगे। ठीक है, कितने प्रकार के साइनैप्स देखेंगे बच्चों? दो। एक जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? विद्युत साइनैप्स। और दूसरा बच्चों जिसे हम कहते हैं केमिकल साइनैप्स, या जिसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक सिनैप्स। अब क्या है भाई, पहली चीज याद रखना, दोनों साइनैप्स जो हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल किस पर आधारित हैं? सिंपल से बच्चों, अगर दो न्यूरॉन्स हैं और दो न्यूरॉन्स के मध्य दूरी बहुत कम है, हां दो न्यूरॉन्स के मध्य यदि दूरी बहुत कम है, एक न्यूरॉन जब खत्म हो रहा है, दूसरा न्यूरॉन जब शुरू हो रहा है, तो दोनों न्यूरॉन्स के मध्य यदि दूरी बहुत कम है, दोनों के मध्य दूरी इतनी कम है कि आयंस जो हैं, सोडियम और पोटेशियम आयंस जो हैं वो जंप करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर पहुंच सके, यानी दो न्यूरॉन्स के मध्य यदि दूरी बहुत कम है, आयंस का ही प्रवाह उन दूरी के मध्य हो सके, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। ये कब देखा जाएगा भाई? जब दोनों न्यूरॉन्स के मध्य दूरी बहुत कम हो, और कम हो इसका मतलब 0.2 नैनोमीटर। जब दो न्यूरॉन्स के मध्य एक न्यूरॉन खत्म हुआ, दूसरे न्यूरॉन की शुरुआत हुई, यदि दोनों न्यूरॉन्स के मध्य दूरी बेहद कम है, इतनी कम है कि आयंस उस दूरी को खुद ही ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल। और यदि दोनों न्यूरॉन्स के मध्य दूरी ज्यादा है, दो न्यूरॉन्स के मध्य डिस्टेंस या दूरी ज्यादा है, और उस दूरी को केवल रसायन यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स ही पार कर सकते हैं, आयंस इतना दूर नहीं जा सकते, तो उसे क्या कहेंगे भाई? केमिकल साइनैप्स। तो केमिकल साइनैप्स कब देखा जाएगा? जब दोनों न्यूरॉन्स के मध्य दूरी अधिक हो, है ना भाई, लगभग 2 से 20 नैनोमीटर। तो जब दोनों न्यूरॉन्स के मध्य दूरी अधिक होगी बच्चों, तो क्या देखा जाएगा? केमिकल साइनैप्स। जब दो न्यूरॉन्स के मध्य दूरी बेहद कम होगी, आयंस ही कूद कर दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। अब बच्चों एक और चीज, अब अगर हम अंतर देखें सबसे पहले, तो अगर हम सबसे पहले अंतर देखें किसके मध्य? हां, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स,
और केमिकल साइनैप्स के मध्य। ठीक है ना भाई, हम इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स के मध्य अंतर देखें सुनेंगे। अब इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का मतलब मैंने आपसे कहा जब दो न्यूरॉन्स के मध्य दूरी बेहद कम होगी, जब दो न्यूरॉन्स के मध्य दूरी बहुत कम होगी तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होगा। इसका मतलब इसमें रसायन, और रसायन यानी जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, कार्य नहीं करेंगे। इनमें रसायन या न्यूरोट्रांसमीटर प्रयुक्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दो न्यूरॉन्स के मध्य दूरी बेहद कम है और इतनी कम दूरी में आयंस ही प्रवाहित हो जाते हैं। रसायन या न्यूरोट्रांसमीटर्स की आवश्यकता नहीं होगी। केमिकल साइनैप्स में दो न्यूरॉन्स के मध्य दूरी ज्यादा है और इसीलिए इसमें रसायन या न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करेंगे। कैसे काम करेंगे वो अभी अपन देखेंगे, लेकिन यहां पर क्या काम करेगा भाई? हां, रसायन या न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रयुक्त होंगे। ठीक है, अब ये होगा तेज और ये होगा बच्चों धीमा। धीमा, और इसमें क्या होता है? साइनैप्टिक डीले। धीमा क्यों होगा अभी अपन देखेंगे। आयंस का प्रवाह तो बच्चों बहुत तेज होगा, सोडियम और पोटेशियम का प्रवाह बहुत तेज होगा, लेकिन केमिकल साइनैप्स में रसायन या न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करेंगे। तो हम देखेंगे रसायन या न्यूरोट्रांसमीटर्स पहले निकलेंगे, निकलकर वो दूरी को तय करेंगे और दूरी तय करने के बाद दूसरे न्यूरॉन पर जाके जुड़ेंगे। इन सब तरीकों में या इस सब प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता है, और ज्यादा समय लगता है इसलिए केमिकल साइनैप्स क्या होगा? धीमा होगा। ठीक है, फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हमारे न्यूरॉन्स में बेहद कम देखा जाता है, जबकि केमिकल साइनैप्स अधिक देखा जाता है ना भाई। आपके तंत्र, हमारे तंत्रिका तंत्र में सामान्यतः दो न्यूरॉन्स के मध्य दूरी ज्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तेज है तो ये ज्यादा होना चाहिए। अरे नहीं भाई, दो न्यूरॉन्स के मध्य दूरी कितनी है उस पर आधारित होगा कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होगा या केमिकल साइनैप्स। तो हमारे तंत्रिका तंत्र में दो न्यूरॉन्स के मध्य दूरी 2 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के मध्य होती है। ज्यादातर न्यूरॉन्स इतने दूर होते हैं, और ज्यादा न्यूरॉन्स इतने दूर होते हैं इसलिए ज्यादा कॉमन कौन सा साइनैप्स होगा? केमिकल साइनैप्स होगा। ज्यादा कॉमन कौन सा साइनैप्स होगा? केमिकल साइनैप्स। बहुत कम कौन सा देखा जाएगा? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, क्योंकि दो न्यूरॉन्स एकदम पास पास नहीं होते, उनके मध्य थोड़ी दूरी ज्यादा होती है, और दूरी ज्यादा होने पर ही क्या देखा जाएगा? केमिकल साइनैप्स देखा जाएगा। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स में अंतर तो अपन ने देख लिया। जब दो न्यूरॉन्स के मध्य दूरी कम हो, जब आयंस ही प्रवाहित हो सके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, जो तेज हो, जिसमें रसायन या न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत ना हो, लेकिन जो बहुत कम संख्या में देखा जाता हो, वो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। जब दो न्यूरॉन्स के मध्य दूरी ज्यादा हो, दूरी ज्यादा होगी तो रसायन या न्यूरोट्रांसमीटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये धीमे तो होंगे, लेकिन ज्यादा कॉमन जो साइनैप्स देखा जाएगा वो कौन सा होगा? केमिकल साइनैप्स। ठीक है भाई, तो अब अपन डिटेल में किसकी बात करेंगे? केमिकल साइनैप्स की बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, किसकी बात करेंगे अब हम? केमिकल साइनैप्स की। ठीक है बच्चों, एक चित्र बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो इसमें
ठीक है बच्चों, क्या है भाई, एक सेकेंड, क्या चीजें बनाई हैं मैंने, एक मिनट। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे क्या बनाया है मैंने। केमिकल साइनैप्स की बात की है बच्चों। अब एक केमिकल साइनैप्स में क्या तीन प्रमुख संरचनाएं हैं, सुनो। एक केमिकल साइनैप्स में तीन प्रमुख संरचनाएं होती हैं। एक पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली, एक साइनैप्टिक क्लेफ्ट और एक पश्च साइनैप्टिक झिल्ली। अब क्या है ये पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, पश्च साइनैप्टिक झिल्ली? सुनो, केमिकल साइनैप्स में एक न्यूरॉन खत्म होगा, दूसरा न्यूरॉन की शुरुआत होगी। ये एक न्यूरॉन जो खत्म हुआ, दूसरा न्यूरॉन जो चालू हुआ, और दोनों के बीच की दूरी। तो न्यूरॉन का जो अंत है, और न्यूरॉन का अंत है मतलब न्यूरॉन के एक्सॉन का सिरा है। न्यूरॉन का आखिरी भाग का मतलब एक्सॉन का सिरा। तो ये जो गोला मैंने बनाया है ये, हां, ये एक न्यूरॉन का अंतिम सिरा है या एक्सॉन का अंतिम सिरा है। और ये दूसरे न्यूरॉन की शुरुआत है, मतलब ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। ठीक है, कहने का मतलब ये एक न्यूरॉन का सिरा है, न्यूरॉन का सिरा मतलब एक्सॉन का सिरा है, और ये दूसरे न्यूरॉन की शुरुआत है मतलब डेंड्राइट है। तो एक्सॉन, एक न्यूरॉन का अंत मतलब एक्सॉन का सिरा, दूसरे न्यूरॉन की शुरुआत यानी डेंड्राइट। तो ये पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली का मतलब है एक्सॉन के सिरे की बात हो रही है। पश्च साइनैप्टिक झिल्ली मतलब डेंड्राइट की बात हो रही है। और दोनों के मध्य दूरी 2 से 20 नैनोमीटर होगी बच्चों। दोनों के मध्य दूरी को अपन ने कह दिया साइनैप्टिक क्लेफ्ट। दोनों के मध्य जो दूरी है वो क्या है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, अब कैसे काम होगा सुनो। यहां पर अपने पास क्या आ रहा है, तंत्रिका आवेग, विध्रुवीकरण होगा। यहां से क्या आ रही है, तंत्रिका आवेग। जैसे जैसे विध्रुवीकरण होगा, तंत्रिका आवेग जो है वो कहां पर पहुंचेगी, पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली या सिरे पर पहुंचेगी, है ना। तंत्रिका आवेग यानी विध्रुवीकरण की लहर कहां तक पहुंच गई भाई, एक्सॉन के सिरे तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई, पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली। अब जैसे ही बच्चों तंत्रिका आवेग पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली यानी एक्सॉन के सिरे पर पहुंचती है, सुनो, एक्सॉन के सिरे पर मैंने आपको बताया था टीलोडेंड्रिया कहते हैं इसे। इन एक्सॉन के सिरे पर ऐसे थैले होते हैं, वेसिकल्स, और इन थैलों के भीतर रसायन पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो थैलों के भीतर क्या उपस्थित हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब जैसे ही तंत्रिका आवेग, जैसे ही बच्चों तंत्रिका आवेग या विध्रुवीकरण पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली यानी एक्सॉन के सिरे पर पहुंची, उसी कारण कैल्शियम का भीतर प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा भाई, कैल्शियम का प्रवाह होगा। यह कैल्शियम का प्रवाह क्यों जरूरी है, क्योंकि इस कैल्शियम प्रवाह के कारण ही बाहर से भीतर जब कैल्शियम आएगा, तभी कैल्शियम आने पर ये वेसिकल सिरे पर पहुंचकर फट जाएंगे, है ना। अभी तो वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर संचित थे। जैसे ही तंत्रिका आवेग का प्रसारण हुआ, जैसे ही तंत्रिका आवेग पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली तक पहुंची, पहुंचने के पश्चात कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स, कैल्शियम आयन भीतर की ओर आए। कैल्शियम भीतर की ओर आते ही वेसिकल सिरे पर पहुंचकर फट गए तो उनसे क्या निकल गए, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां पर, साइनैप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए कहां पर आएंगे, पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर। और पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर उनके लिए क्या मौजूद हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के ग्राही हैं। क्या उपस्थित हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के ग्राही हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इन ग्राही से जुड़ जाएंगे, और इन ग्राही से जुड़ने पर
जुड़ने पर क्या होगा? हां, यहां पर अभी बताऊंगा भाई कौन से चैनल्स काम करेंगे। लाइगेंड गेटेड चैनल्स। देखो बच्चों, 3 तरह के चैनल्स ध्यान रखने हैं। पिछले लेक्चर्स में अपन ने लीकेज चैनल्स की बात की थी, हां। फिर अपन ने वोल्टेज गेटेड सोडियम, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स की बात की थी, हां। और तीसरे कौन से आएंगे? लाइगेंड गेटेड चैनल्स। ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स का मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर पर निर्भर हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जब अब इनके ग्राही से जुड़ेगा, जब न्यूरोट्रांसमीटर अपने ग्राही से जुड़ेगा, ग्राही से जुड़ने के बाद कौन से चैनल सक्रिय होंगे? लाइगेंड गेटेड। कैसे होगा वो भी अपन देखेंगे। अभी के लिए सुनो, क्रम याद रखना है भाई। ये जो केमिकल साइनैप्स है इसका क्रम याद रखना है। कैसे याद रखोगे? देखो, सबसे पहले तो याद रखोगे कि केमिकल साइनैप्स, सबसे पहले तो क्या ध्यान रखोगे कि केमिकल साइनैप्स है क्या। तो केमिकल साइनैप्स में 3 प्रमुख संरचनाएं उपस्थित हैं भाई। एक पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली, पश्च साइनैप्टिक झिल्ली, ये पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली, ये पश्च साइनैप्टिक झिल्ली, और दोनों के मध्य दूरी साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, फिर क्रम कैसे, तंत्रिका आवेग का प्रसारण कैसे हो रहा है, देखें क्रियाविधि। आओ, तो यहां पर ही अपन ने लिख दिया बच्चों केमिकल साइनैप्स की क्रियाविधि। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे क्रम याद रखोगे? यहां से चालू करें। पहला, हां, क्या हुआ भाई? तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग एक्सॉन सिरे यानी पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली पर पहुंचता है। सबसे पहले क्या होगा भाई? तंत्रिक आवेग जो है वो एक्सॉन के सिरे या पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली पर पहुंचेगा बच्चों। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तंत्रिका आवेग पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली पर पहुंच गया। अब कैल्शियम आयंस, शाबाश, क्या होगा? कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब बाहर से भीतर आएगा। कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? बाहर से भीतर की ओर आएगा। ठीक है, अब कैल्शियम इनफ्लक्स के बाद ये बी स्टेप था। अब कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स हुआ, उससे क्या होगा? कैल्शियम आयन के इनफ्लक्स के कारण क्या होगा? वेसिकल जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर संचित थे वो सिरे पर आकर फट जाएंगे। फट जाएंगे तो यहां पर वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर का स्त्रावन, है ना? वेसिकल से क्या निकलेंगे भाई? न्यूरोट्रांसमीटर का स्त्रावन होगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर स्त्रावित होंगे, साइनैप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए कहां पहुंचेंगे? पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स निकले, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलकर साइनैप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए पश्च साइनैप्टिक झिल्ली के ग्राही से जुड़ जाएंगे, है ना भाई? क्या होगा? लिखें, न्यूरोट्रांसमीटर का स्त्रावन। फिर क्या हुआ? डी, न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए पश्च साइनैप्टिक झिल्ली
पर पहुंचते हैं और फाइनली न्यूरोट्रांसमीटर पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर उपस्थित ग्राही से जुड़ते हैं। क्या होगा भाई? वापस देखो, क्रम याद रखना है। कैसे क्रम याद रखोगे? तंत्रिका आवेग एक्सॉन सिरे पर पहुंचा, उस कारण कैल्शियम बाहर से भीतर आया, वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर का स्त्रावन हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर पहुंचे और पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर उपस्थित ग्राही से जुड़ेंगे। और जब ग्राही से जुड़ेंगे तो किसको सक्रिय करेंगे? अभी अपन देखेंगे लाइगेंड गेटेड चैनल्स को, है ना भाई। जब ये पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर उपस्थित ग्राही से जुड़ेंगे तो कौन सक्रिय, किसे सक्रिय करेंगे भाई? लाइगेंड गेटेड चैनल्स को सक्रिय करेंगे। इसका मतलब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये जो तंत्रिका आवेग का अपन प्रसारण समझ रहे हैं, तंत्रिका आवेग का प्रसारण केमिकल साइनैप्स से अपन समझ रहे हैं, ये एक दिशा में होगा या द्विदिशीय भी हो सकता है? अगर आपसे पूछें कि केमिकल साइनैप्स में, इस केमिकल साइनैप्स में तंत्रिका आवेग का प्रसारण ये एक ही दिशा में होगा या विपरीत दिशा में भी हो सकता है? एक ही दिशा में, हमेशा इसी दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली से निकलेंगे और इन न्यूरोट्रांसमीटर के ग्राही रिसेप्टर्स पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर हैं। इसलिए केमिकल साइनैप्स के आर पार जब तंत्रिका आवेग का प्रसारण होगा तो एक ही दिशा में होगा, विपरीत उल्टी दिशा में तंत्रिका आवेग का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि ग्राही हमेशा पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर मिलेंगे। जब ग्राही न्यूरोट्रांसमीटर के पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर हैं तो तंत्रिका आवेग का प्रसारण रासायनिक साइनैप्स में हमेशा एक दिशीय होगा। क्लियर है चीज भाई? क्लियर है तो लिख लें अपन इस चीज को। हां, तो आप क्या याद रखोगे भाई? तंत्रिका आवेग का प्रसारण केमिकल साइनैप्स में, तंत्रिका आवेग का प्रसारण केमिकल साइनैप्स में सदैव एक दिशीय होगा। सदैव क्या होगा भाई? एक दिशीय, जिसे अपन क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल। एक दिशीय का मतलब यूनिडायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि ग्राही तो हमेशा कहां मिलेंगे भाई? पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर। तो न्यूरोट्रांसमीटर पूर्व साइनैप्टिक झिल्ली से निकलेंगे, उनके ग्राही पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर हैं, इसलिए दिशा हमेशा एक दिशीय ही होगी। क्यों? यहां पर लिख लिया मैंने, चूंकि ग्राही पश्च साइनैप्टिक झिल्ली पर ही उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों, अब दो चीजें रह गई भाई। क्या दो चीजें बतानी रह गई? सबसे पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर। हां सर, इतनी देर से बात तो कर रहे हैं, है क्या न्यूरोट्रांसमीटर? उदाहरण तो बताओ। तो न्यूरोट्रांसमीटर है तो रसायन बच्चों। ये न्यूरोट्रांसमीटर की दो बात कर देंगे। दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होंगे भाई। एक उत्तेजक, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेटरी,
और एक संदमक जिसे हम कहते हैं इनहिबिटरी। अब एक चीज समझो बच्चों, उदाहरण के साथ साथ एक और चीज बतानी है मुझे। उदाहरण के साथ एक और चीज क्या बतानी है, सुनो। अपन ने क्या बताया बच्चों, मैंने अभी आपको यहां पर मैंने आपको यह बताया कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर पश्च साइनेप्टिक झिल्ली से जुड़ेंगे। पश्च साइनेप्टिक झिल्ली से जुड़ने के बाद, पश्च साइनेप्टिक झिल्ली के ग्राही से जुड़ने के बाद तंत्रिका आवेग का आगे प्रसारण करेंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर ग्राही से जुड़ गए। ग्राही से जुड़ने के बाद सुनो, न्यूरोट्रांसमीटर जब पश्च साइनेप्टिक झिल्ली के ग्राही से जुड़ गए, अब आगे या तो तंत्रिका आवेग को प्रसारित करेंगे, है ना। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ग्राही से जुड़ने के बाद तंत्रिका आवेग का प्रसारण करेंगे और या तंत्रिका आवेग का प्रसारण रोक देंगे। अरे दो ही तो संभावना है ना भाई। सूचना तंत्रिका आवेग का प्रसारण, यहां पर तो विध्रुवीकरण से सिरे पर पहुंचा। न्यूरोट्रांसमीटर्स उस तंत्रिका आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर लेकर चले गए। अब दूसरे न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग का प्रसारण या तो होगा या नहीं होगा। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स तंत्रिका आवेग का प्रसारण दूसरे न्यूरॉन में या तो करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो दूसरे न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग का प्रसारण करवाएं, चालू रखें, वो उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर, और जो न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन पर तंत्रिका आवेग के प्रसारण को बंद कर दें, वो संदमक, है ना। तो उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर्स तो तंत्रिका आवेग का प्रसारण दूसरे न्यूरॉन में चालू रखेंगे और संदमक न्यूरोट्रांसमीटर्स रोक देंगे। अब सवाल है कैसे। उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसा क्या करेंगे कि तंत्रिका आवेग का प्रसारण आगे भी हो। संदमक न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा क्या करेंगे कि आगे तंत्रिका आवेग का प्रसारण नहीं हो। हां, ये लाइगेंड गेटेड। सोचो, बहुत आसान है। ये जो उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, सुनो, जो उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो ग्राही से जुड़ने के बाद लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स खोल देंगे। सोडियम चैनल खुल जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर के कारण खुल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के कारण खुल रहे हैं, इसलिए लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं। तो सोडियम गेट्स खुल गए तो सोडियम बाहर से अंदर आएगा, विध्रुवीकरण होगा, तंत्रिका आवेग का प्रसारण होगा। सही। तो देखो, उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं। उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स खोलेंगे ना। किसका प्रेरण करेंगे भाई? विध्रुवीकरण का प्रेरण करेंगे। और विध्रुवीकरण का प्रेरण होगा तो उत्तेजक, हां, तो तंत्रिका आवेग का प्रसारण होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। और ऐसे कौन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन। याद आया, हॉर्मोन्स में पढ़ा था, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और एक और ग्लूटामेट, है ना भाई। तो ये चार ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बच्चों। ये चार न्यूरोट्रांसमीटर किस प्रकार के हैं? उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये उत्तेजक तंत्रिका आवेग का प्रसारण करेंगे, तंत्रिका आवेग को अगले न्यूरॉन में भी प्रसारित रखेंगे। कैसे?
सोडियम चैनल्स को खोलकर, और वो सोडियम चैनल्स न्यूरोट्रांसमीटर के कारण खुले हैं ना, इसलिए लाइगेंड गेटेड चैनल्स कहेंगे उनको। और किसका प्रेरण करेंगे? विध्रुवीकरण का। विध्रुवीकरण होगा ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर उत्तेजक की कैटेगरी में। ग्लूटामेट तो अमीनो अम्ल है, हां अमीनो अम्ल जो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम कर रहा है। सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों ये एसिटाइल कोलिन होता है, सबसे कॉमन एसिटाइल कोलिन। और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन के रूप में भी काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करेंगे। संदमक न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे बच्चों बताओ तो? संदमक न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये तंत्रिका आवेग को रोक देंगे, तंत्रिका आवेग को रोक देंगे। कैसे? ये पोटेशियम चैनल्स खोल देंगे भाई। क्या खोलेंगे? सीधा लाइगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल्स खोल देंगे भाई। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा भाई? पोटेशियम खोल दिया तो ध्रुवीकरण अवस्था थी, ध्रुवीकरण अवस्था में पोटेशियम खोल दोगे, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, अंदर अति ध्रुवीकरण हो जाएगा, है ना? अति ध्रुवीकरण का प्रेरण। अति ध्रुवीकरण में तो तंत्रिका आवेग का प्रसारण नहीं हो सकता। इसके उदाहरण एक होता है गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, डोपामीन और ग्लाइसिन। ये किसके हैं भाई? संदमक न्यूरोट्रांसमीटर। किसके? ये देखो भाई 3 और 3 6 और 7 न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण मैंने बता दिए। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब रसायन है। ये न्यूरोट्रांसमीटर या तो तंत्रिका आवेग का प्रसारण करवाएंगे या रोक देंगे। यदि तंत्रिका आवेग का प्रसारण करवाएंगे तो उत्तेजक, यदि तंत्रिका आवेग का प्रसारण रोक देंगे तो संदमक। कैसे प्रसारण करवाएंगे? आगे चलते ही, ग्राही से जुड़ते ही, जैसे ही ग्राही से जुड़ेंगे सोडियम चैनल्स खुलवा देंगे। सोडियम चैनल्स न्यूरोट्रांसमीटर के कारण खुले हैं, इसलिए लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं। और जैसे ही खुलेंगे सोडियम तो बाहर से भीतर आएगा, सोडियम बाहर से भीतर आएगा तो क्या होगा? विध्रुवीकरण का प्रेरण होगा, विध्रुवीकरण का प्रेरण होगा। और जो संदमक न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो क्या करेंगे भाई? वो सीधे पोटेशियम गेट्स खोल देंगे। पोटेशियम खुलेगा तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, अंदर से बाहर, अंदर और ऋणात्मक, अंदर ज्यादा नेगेटिव, अति ध्रुवीकरण, और तंत्रिका आवेग रुक जाएगी या बंद हो जाएगी। तो गाबा, डोपामीन, ग्लाइसिन ये संदमक न्यूरोट्रांसमीटर हैं। एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और ग्लूटामेट ये उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर हैं। सही है भाई? और सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में क्या पता होना चाहिए? सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, है ना? सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है भाई? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण करने वाली एंजाइम, एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण करने वाली जो एंजाइम है ना बच्चों, उसका नाम होता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है? और
एसिटाइल कोलिन का अपघटन। अपघटन करने वाली एंजाइम कोलिन एस्टरेज। ये याद रखनी है भाई, एसिटाइल कोलिन सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है, सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका मतलब इसका निर्माण करने वाली एंजाइम होती है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, और इसका अपघटन करने वाली एंजाइम कोलिन एस्टरेज होती है। ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो अपन ने क्या देख लिया भाई? न्यूरॉन्स की संरचना और तंत्रिका आवेग का सिस्टम पूरा समझ लिया है। ठीक है भाई, न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर ली, केमिकल साइनैप्स की बात कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे भाई आज? हां, अब हम बात करेंगे मानव तंत्रिका तंत्र की, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। पहली चीज याद रखनी है बच्चों, पूरा का पूरा जो मानव तंत्रिका तंत्र है, पूरा का पूरा जो मानव तंत्रिका तंत्र है या ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, वो किस जनन स्तर से विकसित होगा? एक्टोडर्म। परिसंचरण तंत्र अपन ने देखा था, परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से मीसोडर्म से हो रहा था। अपन ने उत्सर्जन देखा, किडनीज भी मीसोडर्म से, फेफड़े देखे मीसोडर्म से, और पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र किस जनन स्तर से विकसित होगा भाई? एक्टोडर्म से होता है। अब बच्चों जो मानव का तंत्रिका तंत्र है ना, हां, मानव के तंत्रिका तंत्र को अपन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सही, एक जिसे कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे अंग्रेजी में CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या शामिल होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है भाई, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाला, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बाहर जो तंत्रिका तंत्र है, इनके अलावा जो तंत्रिका तंत्र है, उसे क्या कहेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना भाई? उसे क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सिंपल सी बात है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अलावा जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं, उसके अलावा जो भी तंत्रिकाएं हैं, वो सब किस में शामिल होंगी? परिधीय तंत्रिका तंत्र में। अब ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसके भी दो भाग होते हैं। बिल्कुल दो भाग होंगे। दो भाग कैसे होंगे भाई? एक होगा संवेदी, जिसे कहते हैं सेंसरी, और एक होता है चालक, जिसे कहेंगे मोटर। हां, क्या मतलब है संवेदी और चालक का? देखो भाई, हमारे शरीर में कई सारे ग्राही हैं, ठीक है? त्वचा पर हैं, अलग अलग अंगों पर हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी अंग या उत्तक हैं, उनकी सतह पर ग्राही होते हैं। उन ग्राही से सूचनाएं तंत्रिका तंत्र CNS तक ले जाएगा, है ना? हमारे शरीर के जो ग्राही हैं, हमारे शरीर के ग्राही से सूचना को मस्तिष्क पे या सूचना को स्पाइनल कॉर्ड पे ले जाना पड़ेगा। तो जो तंत्रिकाएं सूचना को कहां से कहां ले जाएंगी? ग्राही से कहां भाई? ग्राही से CNS की ओर ले जाएंगी।
है ना। शरीर के उत्तक से अंगों के जो ग्राही हैं उनसे सीएनएस की और जो सूचनाएं ले जाने वाला तंत्र है वो संवेदी परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया। और चालक क्या करेगा? चालक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सीएनएस से अंगों या उत्तकों की ओर ले जाने वाला, है ना भाई। तो ग्राही से सीएनएस की ओर तो कौन लेकर जाएगा? संवेदी। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से वापस अंगों की तरफ सूचनाएं कौन ले जाएगा? वो चालक। तो चालक सूचनाएं कहां से ले जाएगा भाई? सीएनएस से अंग और उत्तकों की ओर ले जाएगा। अब एक चीज बच्चों, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं, थोड़ा सा, थैंक यू। हां, ये क्यों बताया? एक सेकेंड, इसीलिए बताया क्योंकि यहां पर दो हैं भाई, यहां पर दो और प्रकार होंगे चालक में। एक होगा कायिक और एक होगा स्वायत्त। कायिक को कहते हैं सोमैटिक और स्वायत्त को कहते हैं ऑटोनोमस। क्या है भाई? सीएनएस से वो तंत्र, परिधीय तंत्र या परिधीय तंत्रिका तंत्र का वो भाग जो सीएनएस से अंगों या उत्तकों की ओर जाएगा, उसे अपन कहेंगे चालक। अब सीएनएस से अगर, ये देखो बच्चों, ये मैं संकुचन कर रहा हूं, सुनो, ये मैं हाथों में संकुचन कर रहा हूं, ऐच्छिक है या अनैच्छिक? ये ऐच्छिक है। मेरा क्रमानुकुंचन हो रहा है, क्रमानुकुंचन हो रहा है, हृदय स्पंदन क्रमानुकुंचन जो हो रहा है वो अनैच्छिक है। तो ये ऐच्छिक है। जब मैं हाथ मुट्ठी खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं, ये ऐच्छिक है। मतलब मस्तिष्क से मेरी सूचनाएं ऐच्छिक पेशियों की ओर जा रही हैं। जब मैं ये मुट्ठी खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? मस्तिष्क से सूचना ऐच्छिक पेशियों में जा रही है ना। तो मस्तिष्क से सूचना जा रही है तो चालक, और ऐच्छिक पेशियों की ओर जा रही है कायिक। ऐच्छिक पेशियों से मतलब सीएनएस से ऐच्छिक पेशियों की ओर जाना, यानी कंकाल पेशियों की ओर जाना, यह कायिक परिधीय तंत्र हो गया। फिर क्रमानुकुंचन में जा रही है, क्रमानुकुंचन हो रहा है, हृदय स्पंदन कम और ज्यादा हो रही है, आपका श्वसन दर फेफड़ों तक जा रही है। ये सब अनैच्छिक प्रक्रियाएं हैं, सब अनैच्छिक अंगों तक जा रही हैं। स्वायत्त, बिल्कुल सही, सीएनएस से अनैच्छिक अंगों की ओर जाना, वो क्या होगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। भाई क्या हुआ भाई? वापस सुन लो, इसको मैं एक चित्र से भी बता दूंगा। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, मानव का जो तंत्रिका तंत्र है, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। एक सेकेंड आ जाओ, क्या किया मैंने? ये रहा, ठीक है भाई। ये मेरे पास मस्तिष्क है और ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड है ना भाई। ये किसका हिस्सा है? सीएनएस। क्या है भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। अब क्या हो रहा है? अलग अलग अंगों पर ग्राही उपस्थित हैं। क्या है भाई? अलग अलग अंगों और उत्तकों पर ग्राही उपस्थित हैं। ग्राहियों से सूचना
ग्राहियों से सूचना कहां आ रही है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तरफ, और यहां से सूचनाएं वापस भी जा रही हैं। है ना भाई? ये देखो, तो क्या हुआ भाई? सबसे पहले ये कौन सा भाग है? ये भी पीएनएस का भाग है, ये भी पीएनएस का भाग है, ये भी पीएनएस है भाई, वो भी पीएनएस है, ये भी परिधीय तंत्रिका तंत्र, वो भी परिधीय तंत्रिका तंत्र। लेकिन ग्राही से सूचना यहां पर जा रही है, तो ये संवेदी है। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा है? संवेदी। जब ग्राही से सूचना मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड पे जा रही है, यहां पर ये कौन सी सूचना है? पीएनएस है। पीएनएस तो है, लेकिन मस्तिष्क और मेरुरज्जु से अंगों की तरफ जा रही है। ये चालक है। क्या है? चालक या मोटर। हां, इसमें अगर ऐच्छिक अंगों की ओर जा रही है, ऐच्छिक पेशियों की ओर जा रही है, और या अनऐच्छिक पेशियों की तरफ जा रही है, अनैच्छिक पेशियों या अंगों की ओर, तो क्या फर्क पड़ गया भाई? ऐच्छिक पेशियों की ओर जा रही है सूचना, तो ये क्या हो गई? कायिक। और यहां जा रही है, तो ये क्या हो गया? स्वायत्त। ठीक है भाई? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है। सिंपल। मस्तिष्क मेरुरज्जु तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। अब ग्राही से मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तरफ सूचनाएं परिधीय ले जाएगा। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सूचना भी परिधीय ले जाएगा। परिधीय के दो रूप हो गए, एक संवेदी और एक चालक। संवेदी में ग्राहियों से सूचना मस्तिष्क पे जाएगी। त्वचा से, मैंने यहां पर त्वचा पे चुभाया कुछ, तो ये चुभाया, तो त्वचा के ग्राही सूचना को मस्तिष्क में लेके गए, संवेदी परिधीय। फिर मैंने संकुचन ये किया, ये मैं कर रहा हूं, तो सूचना का प्रसारण मस्तिष्क से ऐच्छिक पेशियों की ओर हो रहा है, कायिक। मस्तिष्क से अनैच्छिक पेशियों में या मेरुरज्जु से अनैच्छिक पेशियों में हो रहा है, तो स्वायत्त हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ये तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, अपन पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले तो मानव मस्तिष्क की बात करेंगे अपन। सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई? मानव मस्तिष्क की बात करेंगे। अब देखो भाई, डायग्राम तो मैंने बनाया है, एक सेकेंड, डायग्राम तो बना के लाया हूं, एक सेकेंड। सबसे पहले बच्चों, जब हम मानव मस्तिष्क की बात करें, तो मानव मस्तिष्क को अपन बच्चों तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मानव मस्तिष्क को क्या करेंगे बच्चों? तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अग्र मस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं प्रोजेनसेफेलॉन, मध्य मस्तिष्क, मेसेनसेफेलॉन, और पश्च मस्तिष्क।
रोम्बेनसेफेनॉल। ठीक है भाई, हम मानव मस्तिष्क को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे सुन लेंगे पहले। मानव मस्तिष्क को 3 हिस्सों में, अग्र, मध्य और पश्च। 3 है भाई, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में अपन, अग्र मस्तिष्क के 2 भाग अपन पढ़ेंगे, प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहेंगे, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में भी 3 हिस्से पड़ेंगे, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के कोई भाग नहीं है, पश्च मस्तिष्क में 2 पड़ेंगे, मेटेनसेफेलॉन माइलेनसेफेनॉल। इसमें अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम और पॉन्स, और इसमें मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है भाई, क्या है, एक सेकेंड, हिस्से मैंने क्या बना दिए। मानव मस्तिष्क जो है, मानव मस्तिष्क को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है भाई, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्रोजेंसेफेलॉन, मध्य मस्तिष्क को मेजेंसेफेलॉन, पश्चिम मस्तिष्क को रोम्बेनसेफेनॉल। अग्र मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, प्रमस्तिष्क हम पढ़ेंगे और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 3 अलग अलग भाग होंगे। मध्य मस्तिष्क का और कोई अलग से भाग नहीं है। और पश्चिम मस्तिष्क में अपन ने मेटेनसेफेनॉल कह दिया, माइलेनसेफेनॉल। मेटेनसेफेनॉल से 2 हिस्से बनेंगे, अनुमस्तिष्क और पॉन्स, और माइलेनसेफेलॉन से क्या बनेगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब पहले तो चित्र देखते हैं भाई, फिर अपन बात करेंगे क्या क्या हिस्से हैं। इधर देखो, ये सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का, बिल्कुल, कौन सा, प्रमस्तिष्क। डिटेल पढ़ेंगे भाई। ये सबसे बड़ा भाग जो है मानव मस्तिष्क का, सबसे बड़ा, सबसे विकसित भाग प्रमस्तिष्क। यूं देख रहे हैं भाई इसको, सॉरी, ये आधा हिस्सा ही दिख रहा है मस्तिष्क का, ये वाला। तो सबसे बड़ा, सबसे विकसित भाग है प्रमस्तिष्क है। ठीक है, फिर आपके पास प्रमस्तिष्क के नीचे क्या मिलेगा आपको, डायनसेफेलॉन। ये डायनसेफेलॉन में ये क्या है, हाइपोथैलेमस। यहां पर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के ऊपर की ओर एपिथैलेमस मिलेगा। ये हाइपोथैलेमस भाई, इधर ये रहा थैलेमस, और इससे ठीक ऊपर यहां पर, इधर कहीं मिलेगा एपिथैलेमस। फिर ये देखो बच्चों, मध्य ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। एनसीईआरटी का डायग्राम ही लिया है भाई, इसलिए याद रखना है। ये क्या है, मध्य मस्तिष्क, ये पीले रंग का, बिल्कुल सही, ये है अनुमस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि तो अपन पढ़ ही चुके हैं, और ये पॉन्स और मेड्यूला। ये नीचे मेड्यूला, ऊपर पॉन्स, ये क्या है, अनुमस्तिष्क है, और बीच में क्या है, मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, अब एक बार देखो, अपन खुद बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये तो है, खुद बनाने की कोशिश करें एक बार, कैसे, इधर देखेंगे भाई।
ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है भाई, क्या बनाने की कोशिश की? ये मैंने यहां पर बना दिया भाई, ये हमारा प्रमस्तिष्क है। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया भाई? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम है। ठीक है, फिर ये क्या है? ये मैंने यहां पर मध्य मस्तिष्क बना दिया। ठीक है, ये मेरे पास पोन्स है, ये मेरे पास मेड्यूला है, ये हमारे पास अनुमस्तिष्क है, और यहां पर एक सेकेंड, ये पूरा जो हिस्सा अपन देखेंगे ना बच्चों, यहां पर, हाँ, यहां पर आपको मिलेगा एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये डायनसेफेलॉन का हिस्सा इधर दिखेगा। बट ये रहा आपके पास बड़ा सा हिस्सा प्रमस्तिष्क है। फिर ये यहां पर आपको डायनसेफेलॉन, ये वाला जो भाग है ना, इसको यहां पर मैंने कह दिया डायनसेफेलॉन होगा। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क, ये पोन्स, मेड्यूला। तो इसमें एक चीज और देखेंगे बच्चों, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो, ये मस्तिष्क के कौन कौन से भाग एक अनुदैर्ध्य अक्ष में आ रहे हैं? देखो तो, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा एक अनुदैर्ध्य अक्ष में आ रहा है? ये मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मेड्यूला, ये एक ही अक्ष में आ रहा है। इसको मस्तिष्क स्तंभ या ब्रेन स्टेम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का मतलब क्या है भाई? जो एक हिस्सा एक अनुदैर्ध्य अक्ष में आ रहा है ना, जो मस्तिष्क के वो हिस्से जो एक अनुदैर्ध्य अक्ष में आ रहे हैं, एक ही अक्ष में आ रहे हैं, उसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। मतलब ब्रेन स्टेम में क्या शामिल है? मध्य मस्तिष्क शामिल है। प्रमस्तिष्क और डायनसेफेलॉन अलग हो गया। प्रमस्तिष्क पूरा है, एक ही अक्ष में नहीं आ रहा। मध्य मस्तिष्क आ रहा है, पोन्स आ रहा है, मेड्यूला आ रहा है, अनुमस्तिष्क नहीं आ रहा। तो ब्रेन स्टेम में कौन से हिस्से शामिल है भाई? ब्रेन स्टेम में कौन से हिस्से? मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेड्यूला शामिल हैं। तो एक पॉइंट और यहां पे लिख देता हूं, ब्रेन स्टेम में, हां भाई, ब्रेन स्टेम में कौन कौन से हिस्से शामिल हैं? मध्य मस्तिष्क प्लस पोन्स प्लस मेड्यूला, ये आपके किस में शामिल होते हैं? मस्तिष्क स्तंभ या ब्रेन स्टेम में। तो सवाल आता है, ब्रेन स्टेम का मतलब है एक ही अक्ष में मस्तिष्क के कौन कौन से भाग आ गए? तो मध्य मस्तिष्क आ गया, मध्य मस्तिष्क के बाद पोन्स और मेड्यूला, मतलब पश्च मस्तिष्क के दो भाग आ गए, पोन्स और मेड्यूला आ गए। ठीक है भाई, तो अपन ने सिर्फ क्या देखा बच्चों? अपन ने ये जो हिस्सा है, अपन ने किसकी बात की? मस्तिष्क के भागों की बात की है, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च मस्तिष्क की। ठीक है, मस्तिष्क में हिस्से कैसे कैसे दिखेंगे? इस तरह से दिखेंगे। मतलब सबसे पहले अपन मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े, सबसे विकसित भाग की बात करेंगे, प्रमस्तिष्क की। किसकी बात करें भाई? प्रमस्तिष्क की। तो सबसे पहले अपन कौन सा भाग ले रहे हैं? प्रमस्तिष्क, या जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? सेरिब्रम।
सबसे पहली चीज तो मालूम चल गई अपन को कि ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है। प्रमस्तिष्क के बारे में क्या मालूम चल गया बच्चों? सबसे बड़ा व सबसे विकसित भाग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा सबसे विकसित भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। दूसरा देखो भाई, ये प्रमस्तिष्क की संरचना देखो, तो ये ऐसे सीधी सड़क है या इसमें गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ है ना? ये देखो, ये उबड़ खाबड़ संरचना है बच्चों, इस तरह से। हां, ये उबड़ खाबड़ क्यों है? ये उबड़ खाबड़ जो संरचनाएं है ना, इसे ही, ये उबड़ खाबड़ का मतलब जो ये गर्त है, गर्त को हम कहते हैं बच्चों सल्काए, और जो ये ऊपर की सतह है उसे कहते हैं गायरी। मतलब हमारा जो प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क की संरचना ऐसे सीधी सड़क नहीं है, उसमें कई गड्ढे हैं, कई उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। हां, इन उबड़ खाबड़ रास्तों में जो गर्त है उसे कहते हैं सल्काए, जो सतह है उसे कहते हैं गायरी। तो ये कई उबड़ खाबड़ संरचनाएं, गर्त और सतह की जो मिली हुई संरचनाएं हैं, गायरी और सल्काए कहते हैं। ये क्या करते हैं और ये प्रमस्तिष्क में क्यों होते हैं सर? हमारा प्रमस्तिष्क में असंख्य न्यूरॉन्स हैं, है ना? मैंने आपसे कहा था 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स, सर्वाधिक न्यूरॉन्स आपको कहां पर मिलेंगे? प्रमस्तिष्क में। अगर प्रमस्तिष्क में इतने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, इतने ज्यादा न्यूरॉन्स मिलेंगे, तो उनको रखने के लिए उसमें जगह भी तो होनी चाहिए, उसका सरफेस एरिया भी तो ज्यादा होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो गायरी और सल्काएं हैं, ये उबड़ खाबड़ खड्डे वड्डे जो हैं, ये सब प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल या सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। और क्षेत्रफल या सरफेस एरिया इसलिए बढ़ा देते हैं ताकि अधिक से अधिक न्यूरॉन्स समा सकें, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स आ सकें। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं प्रमस्तिष्क में। तो प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बढ़ाने हेतु गायरी एंड सल्काए उपस्थित होते हैं, ताकि अधिक से अधिक न्यूरॉन्स आ सकें। ठीक है भाई, तो अपन ने प्रमस्तिष्क के बारे में बच्चों क्या देखा है? प्रमस्तिष्क के बारे में अपन ने दो मुख्य चीजें देख ली। एक तो ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है, और ये प्लेन सिंपल सीधा नहीं है, इसमें उबड़ खाबड़ कई सारे गड्ढे वड्डे, गर्त हैं, सतह हैं, और इन उबड़ खाबड़ संरचनाओं को अपन ने गायरी और सल्काए कहा, जो प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इनमें अधिक से अधिक न्यूरॉन्स समा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए तो हम इतना ही देखेंगे भाई। फिर प्रमस्तिष्क के अलग अलग हिस्से, हाँ, प्रमस्तिष्क क्या काम करेगा, प्रमस्तिष्क के अलग अलग भाग कौन से हैं, क्या अलग अलग कार्य करते हैं, ये सब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो आज बच्चों अपन ने बेसिकली साइनैप्स वाली संरचना पूरी देखी है और केवल मस्तिष्क के भागों की बात की है। ठीक है, प्रमस्तिष्क और उससे संबंधित कार्य हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।